हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वोल्केनो यानी ज्वालामुखी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के थियोरेटिकल सेक्शन को कवर करने के पश्चात वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है। साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी कलेक्शन किया है जिसे हम वीडियो के लास्ट में सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग ज्वालामुखी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में डिफरेंस है। ज्वालामुखी एक प्रकार का छिद्र यानी वेंट होता है या आप दरार कह सकते हैं। दरार होता है और इस दरार का या छिद्र का जो संबंध होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, यानी पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से होता है। इंटरनल पार्ट का मतलब हो गया पृथ्वी का जो स्थेनोस्फेयर है। मैंने पिछले क्लास में स्थेनोस्फेयर का मैंने चर्चा किया था कि पृथ्वी के अंदर भाग में स्थेनोस्फेयर यानी दुर्बल मंडल पाए जाते हैं और ये दुर्बल मंडल जो है प्लास्टिक और लिक्विड स्टेज में है और यहीं पर मैग्मा चेंबर पाया जाता है। ठीक है। और इसी मैग्मा चेंबर से मैग्मा बाहर की तरफ निकलते हैं और ज्वालामुखी के मुख से ये जो ज्वालामुखी का वेंट है यहाँ से बाहर निकलते हैं और लावा जो है जम जाते हैं। तो पृथ्वी के धरातल पे जो लावा जमते हैं उसे ज्वालामुखी पर्वत वगैरह का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है, ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। ठीक है। तो लावा के पृथ्वी पर फैलने के फलस्वरूप जो स्थलाकृतियां बनती है या जो मैग्मा पृथ्वी के चैम्बर से जब नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो धरातल के नीचे चट्टान यानी रॉक के बीच में ही फंस जाता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर भी ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बहुत सारी स्थलाकृतियां बनती है, टोपोग्राफी बनता है। जैसे पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके थे कि पृथ्वी के अंदर बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ वगैरह का निर्माण होता है। ठीक है। तो ज्वालामुखी का संबंध ज्वालामुखी के मुख से है और ये मुख जो है एक छिद्र के रूप में हो सकता है या एक दरार के रूप में हो सकता है। ठीक है। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया क्या हुआ, तो ज्वालामुखी से लावा के निकलने के पश्चात जो स्थलाकृतियां बनती है, ज्वालामुखी पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी झील, इन सारी क्रिया का जो सम्मिलित रूप होता है ये ज्वालामुखी क्रिया कहलाता है। मुझे लगता है कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में बेसिक जो डिफरेंस है आप समझ गए होंगे। ज्वालामुखी का एक प्रकार का छिद्र या दरार है जहां से लावा निकलता है, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया जो होता है, ज्वालामुखी से लावा के निकलने के फलस्वरूप जो स्थलाकृतियां बनती है उसको हम ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी के अंदर जो बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ बनता है उसको भी हम लोग ज्वालामुखी क्रिया में शामिल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में बेसिक डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है मैग्मा चेंबर है। मैग्मा चेंबर में मैग्मा होता है। चूंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं और यहाँ से मैग्मा चेंबर से मैग्मा निकलता है। कभी कभी मैग्मा जो है धरातल पर आने के पहले ही पृथ्वी के अंदर ही चट्टानों के बीच में जम जाता है और यहीं पर बैथोलिथ, लैपोलिथ वगैरह का निर्माण करता है। लेकिन कभी कभी मैग्मा जो है यहाँ पर जो ज्वालामुखी का जो छिद्र है, इस छिद्र के माध्यम से ज्वालामुखी बाहर निकलता है और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है या ज्वालामुखी पठार का भी निर्माण करता है। इसी जगह पे क्रेटर का भी निर्माण होता है। अब आप बोलेंगे कि ज्वालामुखी छिद्र तो मैं समझ गया कि ज्वालामुखी का छिद्र जो होता है ज्वालामुखी के मुख से होता है यानी छेद से होता है।
जहां से लावा बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन क्रेटर क्या हुआ? तो क्रेटर जो होता है ना, ज्वालामुखी छिद्र का ही एक प्रकार का विस्तार है, जिसे हम क्रेटर कहते हैं। क्रेटर कोई अलग चीज नहीं है। इसी ज्वालामुखी छिद्र का जब विस्तार हो जाता है, जब ज्वालामुखी छिद्र का जो विस्तार हो जाता है, तब इससे ज्वालामुखी क्रेटर का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी क्रेटर जब और विस्तृत हो जाती है तो उसके फलस्वरूप जो है काल्डेरा का निर्माण होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी जो छिद्र हो गया, ज्वालामुखी का एक प्रकार से मुख हो गया। और ये ज्वालामुखी का छिद्र जो है ये गोल भी हो सकता है, ठीक है, या एक प्रकार का ये दरार के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से दरार भी हो सकता है। तो ज्वालामुखी छिद्र को भी आप समझ गए। लावा के बाहर निकलने से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी छिद्र का विस्तार होता है तो क्रेटर बन जाता है। और ये ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो ज्वालामुखी के पाइप से निकलता है। और ये ज्वालामुखी जो पाइप जो होता है ये मैग्मा चेंबर से जुड़ा होता है। मैग्मा चेंबर में मैग्मा होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी का जो एरिया पाया जाता है वो परिप्रशांत मेखला में पाया जाता है, ठीक है। परिप्रशांत मेखला क्या होता है? तो आप देखेंगे कि ये जो रेड कलर का जो आपको घोड़े की नाल की जो आकृति मिल रही है, यही परिप्रशांत मेखला कहलाता है, ठीक है। परिप्रशांत मेखला क्या हो गया? ये घोड़े की नाल की तरह जो रेड कलर की जो आपको आकृति दिखाई पड़ रही है, ये परिप्रशांत मेखला हो गया। और इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सरकम पेसिफिक बेल्ट। क्या कहते हैं? ये जो घोड़े की नाल की जो आकृति है इसे हम सरकम पेसिफिक बेल्ट कहते हैं, यानी परिप्रशांत मेखला। जब हमने प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर को मैं पढ़ाया था तो मैं बताया था कि यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया सबसे ज्यादा क्यों होती है परिप्रशांत मेखला में। यानी जो प्रशांत महासागर का जो तट है, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से लगती है, इधर फिलीपींस जापान वगैरह से लगती हुई म्यांमार वगैरह से लगती है, यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया क्यों होती है सबसे ज्यादा, उसे हम प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर में कवर कर चुके थे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं कि यहीं पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रिया होती है। और ये घोड़े की नाल की जो आकृति है ये 40,000 किलोमीटर एरिया में विस्तृत है। 40,000 किलोमीटर एरिया में विस्तृत है, जहां पर आपको ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर वर्ल्ड का 75% ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। सोच लीजिए ये वाला जो एरिया है ना, ये 75% ज्वालामुखी की जो क्रिया है पूरे वर्ल्ड का वो यहीं पर होती है। और इसमें 450 से अधिक जो है ज्वालामुखी ज्वालामुखी जो है स्थित है, जो कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे किनारे स्थित है। यहाँ पर आप देखिएगा, हम लोग बाद में भी इसको कवर करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझ गए, यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कि रिंग ऑफ फायर का आकार कैसा है, तो घोड़े की नाल की तरह है। ये कितने एरिया में फैला हुआ है? 40,000 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। रिंग ऑफ पेसिफिक सरकम पेसिफिक बेल्ट यानी परिप्रशांत मेखला जो है पूरे वर्ल्ड के कितने प्रतिशत ज्वालामुखी को कवर करता है? तो 75% ज्वालामुखी को कवर करता है, यानी 450 से अधिक। ये सारे के सारे फैक्ट जो है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, पीटी में पूछे जाते हैं। इसके पश्चात हम लोग समझते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया को मैं समझा दिया था कि ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप ज्वालामुखी पर्वत पठार मैदान ज्वालामुखी झील बनते हैं। उसी को हम लोग थोड़ा सा और विस्तार रूप से पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा
तथा इनके ठंडे होकर तथा जमने से अनेक प्रकार की आकृतियां बनती है। ज्वालामुखी क्रिया क्या हो गया? तो ज्वालामुखी क्रिया जो हो गया, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा जो ठंडा हो करके जो पृथ्वी के अंदर जो जम जाते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? बैथोलिथ बन जाता है। बैथोलिथ मैंने बताया था, लैपोलिथ बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद लैकोलिथ हमने बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद सील डाइक वगैरह हमने बताया था। तो पृथ्वी के अंदर ये सब आकृतियां बनती है, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, सील डाइक वगैरह। और जब बाहर जब ये लावा जमता है तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, और यही सम्मिलित क्रिया जो है ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। इस चीज को तो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि ज्वालामुख और ज्वालामुखी क्रिया में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा सा हम लोग और इसको विस्तृत रूप में जानते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो इस क्रिया के फलस्वरूप बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, यानी मटेरियल निकलते हैं। ये मटेरियल क्या क्या होता है? तो ये मटेरियल होता है, गैस होते हैं तथा जलवाष्प होते हैं, ठीक है। यानी गैस और जलवाष्प होते हैं, और इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, और ये 80 से 90% तक होता है। आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो सबसे ज्यादा जो पदार्थ निकलता है वो कौन सा पदार्थ होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप सबसे प्रथम सबसे ज्यादा जो है गैस तथा जलवाष्प निकलते हैं, जिसकी मात्रा 80 से 90% तक होती है। साथ ही साथ ज्वालामुखी क्रिया से तो गैस निकलते ही हैं, उसके पश्चात ठोस भी निकलते हैं। ठोस पदार्थ जिसमें हम पाइरोक्लास्ट का नाम लेते हैं। ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइरोक्लास्ट क्या होते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले चट्टानों के बड़े टुकड़े को हम पाइरोक्लास्ट कहते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो जब वो धरातल के भूपृष्ठ को मैग्मा तोड़ता हुआ निकलता है, तो भूपृष्ठ के बहुत छोटे बड़े टुकड़े होते हैं। तो जो बड़ा टुकड़ा जो पृथ्वी का जो टूट करके बाहर आता है ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप, जो जो चट्टाने जो टूट करके बाहर आती है, उसी को हम लोग पाइरोक्लास्ट कहते हैं। इसके पश्चात जो है पाइरोक्लास्ट के साथ साथ कुछ और भी बाहर निकलते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। कुछ ज्वालामुखी बम निकलते हैं। जब पिघला हुआ लावा ऊंचाई तक फेंका जाता है और वो जमीन पर गिरने से पहले जम करके गोल या अंडाकार या नाशपाती का आकार ले लेता है, तो इसे हम ज्वालामुखी बम कहते हैं। तब अभी हम लोगों ने दो चीज को पढ़ा। पहले हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा? पाइरोक्लास्ट क्या होता है? तो पाइरोक्लास्ट क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो चट्टान के जो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, चट्टान के यानी जो रॉक के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उसे हम पाइरोक्लास्ट कहते हैं। लेकिन जब पिघला हुआ जो लावा है ऊंचाई तक फैल जाता है, और ऊंचाई से जब नीचे की तरफ गिरता है, तो जमीन पर गिरने से पहले ही गोल या अंडाकार या नाशपाती का रूप धारण कर लेता है, उसे हम ज्वालामुखी बम कहते हैं। लैपली क्या होता है? इसका आकार जो होता है मटर के दाने की तरह या कांच की गोली की तरह होती है, तो उसे हम लैपली कहते हैं। यानी लैपली जो होता है ज्वालामुखी बम का ही एक छोटा रूप होता है। जैसे ज्वालामुखी बम नीचे गिरने के पहले, जमीन पर नीचे गिरने के पहले गोल रूप में होता है, अंडाकार या नाशपाती रूप में होगा तो उसे हम ज्वालामुखी बम कहेंगे। जब ये मटर के दाने की तरह हो जाएगा ज्वालामुखी बम या कांच की गोली की तरह, तब हम लोग उसे लैपली कहते हैं। और अस्कोशिया जो होता है लैपली का भी छोटा टुकड़ा होता है, अस्कोशिया कहलाता है। प्यूमिस क्या कहलाता है? तो ये जो है चट्टानों के लावा के झाग से बने होते हैं। ये चट्टान के जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और जो लावा का जो झाग होता है, झाग आप लोग समझते होंगे जिस तरीके से साबुन का झाग होता है, तो जो लावा के जो झाग बनते हैं उससे प्यूमिस का निर्माण होता है। तो इन सारे से प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है बनते हैं कि पाइरोक्लास्ट क्या होता है, ज्वालामुखी बम, लैपली और स्कोशिया और प्यूमिस, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं।
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ज्वालामुखी के प्रकार को समझते हैं। ज्वालामुखी दो प्रकार का होता है, एक केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी जो होता है ये संकरी नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर एक छिद्र है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का छेद है जिसे हम वेंट कहते हैं, और यहाँ से ज्वालामुखी जो निकलता है उसे हम केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दरार का निर्माण होता है, और इस दरार के फलस्वरूप जो है बिना विस्फोट के साथ लावा बाहर निकलता है, तो इसे हम दरारी उद्गार कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि केंद्रीय उद्गार में जो लावा निकलता है वो थोड़ा विस्फोट के साथ निकलता है। यहाँ पर थोड़ा सा विस्फोटक रूप होता है इसका, ये विस्फोटक होता है और ये बिना विस्फोट का निकलता है। आप सिंपल सी शब्दों में समझें कि जब अगर किसी भी चीज का अगर मुख छोटा हुआ रहेगा, ठीक है, मुख छोटा रहेगा, गोल रहेगा, और यहाँ से जब लावा जब अंदर की तरफ निकलेगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रेशर यानी दबाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब दरार रहेगा तो दरार में कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे केंद्रीय उद्गार क्या होता है, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सी शब्दों में कहें तो केंद्रीय उद्गार में संकरी नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र अटैच होता है, एक छेद अटैच होता है जैसा कि इस फिगर में है, और दरारी उद्गार में लावा का जो उद्गार होता है एक दरार के रूप में होता है। देखिए ये सब दरार पड़ा हुआ है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की विशेषता को हम लोग समझते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले लावा की जो विशेषता है वो क्या, मैंने बताया कि केंद्रीय उद्गार जो होता है एक छेद से निकलता है, यानी एक वेंट से बाहर निकलता है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है। तो इसका मुख छोटा होने की वजह से जो लावा निकलता है भयंकर आवाज के साथ बाहर निकलता है, ठीक है। और जब भयंकर आवाज के साथ निकलता है तो ये विनाशकारी भी होता है। और केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है हवाई तुल्य ज्वालामुखी, अस्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, विसूसियस तुल्य ज्वालामुखी। और इस केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में जो सबसे जो विस्फोटक होता है वो पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी होती है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय उद्गार में कौन सा उद्गार काफी ज्यादा विनाशकारी होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। तो ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। अभी हम लोग क्या समझे, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, ठीक है, और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी को एक लाइन में मैं समझा दे रहा हूँ। दरारी ज्वालामुखी का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, भारत का जो दक्कन का जो पठार है वो दरारी उद्भेदन का ही परिणाम है। भारत का जो दक्कन पठार है, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारा दक्कन का जो एरिया है ना, ये दरारी उद्भेदन के ही परिणाम स्वरूप दक्कन का पठार या दक्कन का लावा का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग समझने के पश्चात केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी को समझ गए। इसके पश्चात हम लोग चलते हैं उद्गार की अवधि के आधार पे ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। तो उद्गार की अवधि के आधार पे ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। इसमें कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी से क्या होता है, लावा का उद्गार जो होता है इसमें सदैव होता है, लावा गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव बाहर निकलते रहता है। इसमें हवाई द्वीप में किलायु या मोना लेवा द्वीप है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हवाई द्वीप में किलायु और मोना लोआ जो ज्वालामुखी है किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है।
इटली में भी दो ज्वालामुखी है। जिस प्रकार से हवाई द्वीप के दो ज्वालामुखी किलायू और मोना लोआ ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उसी तरीके से इटली में एटना और स्ट्राम्बोली ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप में बेरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उद्गार है। तो सक्रिय ज्वालामुखी को समझ गया। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी यह एक बार यहाँ पर उद्गार होता है और फिर उद्गार होने के बाद ये शांत पड़ जाते हैं, यानी एक बार उद्गार के बाद ये शांत पड़ जाते हैं, परंतु कभी कभी उद्गार हो सकता है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को हम लोग प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हुआ इटली का विसूसियस। देखिए, इटली का एटना और स्ट्राम्बोली जो है सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, लेकिन इटली का जो विसूसियस है ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का एग्जाम्पल हुआ। जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ और अंडमान निकोबार का नारकोडम जो है ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। मृत ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें लंबे समय तक उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत लंबे हजारों लाखों वर्षों से इसमें उद्गार नहीं हुआ है, तो इसे हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ईरान का देवबंद है, म्यांमार का माउंट पोपा ज्वालामुखी है, तस्मानिया का किलिमंजारो ज्वालामुखी है, पाकिस्तान का कोह सुल्तान है। लेकिन एक चीज है, कहीं कहीं पर कोह सुल्तान को भी ईरान का ही बताया जाता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी बुक में कवर है कि पाकिस्तान में कोह सुल्तान ज्वालामुखी पाया जाता है और म्यांमार में माउंट पोपा। तो ईरान में देवबंद, म्यांमार में माउंट पोपा, तंजानिया में किलिमंजारो, पाकिस्तान में कोह सुल्तान इत्यादि मृत ज्वालामुखी है। इसे आप याद कीजिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, इसके पश्चात जो है हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं, पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमने तीन ज्वालामुखी का बात किया, जिसमें एक सक्रिय ज्वालामुखी हो गया जिसे हम जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। यहाँ से हमेशा जो है लावा का उद्गार हमेशा होता है, जैसे इटली का एटना हो गया, स्ट्रोम्बोली हो गया। ठीक है, लेकिन मृत या शांत ज्वालामुखी में, इस ज्वालामुखी में एक बार उद्गार हजारों लाखों वर्ष हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद उद्गार नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काला रूप में एक बार उद्गार होकर के जम गया है, उसके बाद कोई उद्गार ही नहीं हुआ है, तो ये मृत हो गया। सुषुप्त में क्या होता है कि कभी उद्गार हुआ था और कभी फिर कुछ वर्षों में फिर उद्गार हो सकता है, तो इसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी में कंटिन्यू उद्गार होगा, मृत ज्वालामुखी में हजारों लाखों वर्षों से उद्गार नहीं हुआ है और इसमें उद्गार होने का जो चांसेस है फ्यूचर में भी नहीं है। सुषुप्त ज्वालामुखी में एक बार उद्गार हुआ है और फिर उद्गार हो सकता है, तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी हो गया। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट ज्वालामुखी को और देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। मेओन ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में पाया जाता है। माउंट इरेबस, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, माउंट इरेबस होगा। ठीक है, ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। कटमई ज्वालामुखी अलास्का में पाया जाता है। माउंट रेनियर यूएसए में पाया जाता है। माउंट शास्ता यूएसए में पाया जाता है। माउंट ताल फिलीपींस में पाया जाता है। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप याद कीजिएगा, मेओन और माउंट ताल और पिनाटुबो। क्या हमने बोला? मेओन, माउंट ताल और पिनाट्यूबो, ये तीनों का तीनों जो ज्वालामुखी है ये फिलीपींस में है। तो इस तरीके से कोरिलेट करके आप याद कर लीजिएगा। इसके पश्चात जो है रेनियर और शास्ता, ये दोनों किसका है? यूएसए का है। माउंट रेनियर और माउंट शास्ता यूएसए का है। माउंट ताल, माउंट पिनाटुबो और मेओन ये किसका है? फिलीपींस का है। और माउंट इरेबस है, ये माउंट इरेबस अंटार्कटिका का है। आप कुछ ही ज्वालामुखी का नाम याद रखेंगे तो
अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एलिमिनेशन माध्यम से भी आप टिक कर सकते हैं कि छांट सकते हैं कि ये तो ज्वालामुखी सक्रिय है तो ये प्रक्षुब्ध नहीं हो सकता। इसलिए सारे के सारा ज्वालामुखी का नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इतना जितना अभी मैं बताया इसको याद रखना है। माउंट मेयन फिलीपींस, माउंट इरेबस अंटार्कटिका, कटमई ज्वालामुखी अलास्का, माउंट रेनियर और शास्ता दोनों यूएसए का है, माउंट ताल पिनाटुबो ये फिलीपींस का है, दोनों का दोनों, ठीक है। उसके पश्चात हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रम्बोली को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत क्या हो गया? कोटोपैक्सी हो गया, जिसे हम इक्वाडोर में है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है यहाँ पर स्थित है ओजस डेल स्लाडो है। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्रेटर और काल्डेरा में जब जल भर जाता है तो ये परिवर्तित हो जाता है, झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब क्रेटर और काल्डेरा में जब वर्षा का पानी जब जम जाता है तो अमेरिका का ओरेगन झील बनता है, महाराष्ट्र का लोनार झील बनता है और राजस्थान का पुष्कर झील बनता है। ये तीनों प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि ओरेगन झील, महाराष्ट्र का लोनार झील, पुष्कर झील किस प्रकार का झील है? तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बने हुए झील है, ये ज्वालामुखी झील है। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन पे बात करते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि ज्वालामुखी से निर्मित कुछ जो प्रमुख जो भूस्वरूप बनते हैं, यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। जैसे सोल्फ तारा, सोल्फ स्टार्स क्या होता है? तो ज्वालामुखी की क्रिया बंद होने के पश्चात बहुत दिनों तक गैस तथा ज्वालाश बाहर निकलते रहता है। यानी ज्वालामुखी की क्रिया बंद हो गई लेकिन बहुत दिनों तक गैस और जलवाष्प निकलता है, तो उससे सोल्फ तारा उसे कहते हैं। एग्जाम्पल कटमई ज्वालामुखी के पस जो है 10,000 धुआरे की घाटी है जो कि अलास्का में पड़ता है, जो सोल्फ तारा का एग्जाम्पल है। यहाँ से कंटिन्यू जो है गैस, जलवाष्प इत्यादि निकलते रहते हैं इस ज्वालामुखी से, जिसे हम सोल्फ तारा कहते हैं। गेजर क्या होता है? तो ये एक प्रकार का गर्म जल का स्रोत होता है गेजर। यहाँ से गर्म जल तथा वाष्प हमेशा फवारे के रूप में निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमेरिका का एलोस्टीन पार्क तथा आइसलैंड का ग्रेट गेंसर जो है गेजर का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके पश्चात गर्म झरना हो गया। इस गर्म झरना से गर्म पानी हमेशा निकलता है, जैसे बिहार का राजगीर और मुंगेर को आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सोल्फ तारा, गेजर और गर्म झरना क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस ज्वालामुखी को हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो अभी हमने बताया कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्रम्बोली को कहा जाता है। यहाँ पे म छूटा हुआ है, स्ट्रम्बोली को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसमें एटना होगा। मैंने सक्रिय ज्वालामुखी में दो नाम बताया था, इटली का एटना, स्ट्रम्बोली, ठीक है। इसके पश्चात किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी में किस प्रकार के ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी हैं? तो इसको हमने पढ़ा था, पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है वो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। किस ज्वालामुखी परिमेखला को अग्नि वलय की संज्ञा दिया जाता है? रिंग ऑफ फायर किसको दिया जाता है? प्रशांत महासागर की बेल्ट को। इसे मैं बताया था, ठीक है। इसके पश्चात जो है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन गैस निकलता है? तो ज्वालामुखी की क्रिया से सबसे अधिक जो जलवाष्प निकलता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि 80 से 90% तक जलवाष्प निकलता है। इसके पश्चात हम लोग पढ़ते हैं
कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर जो सबसे जो ज्वालामुखी है वो है ओजस डेल स्लाडे स्लाडो ज्वालामुखी, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। मोना लोआ एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर है? ये हवाई द्वीप में है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकलने वाले ठोस चट्टानी टुकड़े को क्या कहा जाता है? पाइरोक्लास्ट कहा जाता है। इनमें से कौन सी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील नहीं है? कौन सा ऐसा झील का निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा नहीं हुआ है? अमेरिका का ओरेगन हमने पढ़ा था, यहाँ पे ओरेगन है, ठीक है, अमेरिका का ओरेगन झील, महाराष्ट्र का लोनार झील और राजस्थान का पुष्कर झील, ये तीनों के तीनों झील जो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बने थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो वाशिंगटन जो झील है, ठीक है, ये जो है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग जो है समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा चीज़ें समझाने में वक्त लगता है, और अगर मैं कम समझाऊं तो वीडियो को बहुत जल्दी ही ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।